ऑनलाइन एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इतिहास में मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम अब तक 3 वंशों का अध्ययन कर चुके हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश। तो हमने इस वीडियो के लिए कहा था कि हम इस वीडियो में जो है सैयद वंश, लोदी वंश और सल्तनत काल का पूर्ण प्रशासन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैयद वंश से, लेकिन उससे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सल्तनत काल की नींव पड़ी, तो हमें पता है, हम जो है गुलाम वंश के अंतर्गत पढ़ चुके हैं चीज़ों को। तो ये जो है हमारा प्यारा भारत रहेगा। और इसमें क्या है कि आपको पता है कि जब 1191 में पहला युद्ध हुआ तराइन का, तो उस समय जो है गौरी ने पश्चिमोत्तर प्रांत की ओर जो है आक्रमण किया था। फिर दूसरी बार उसमें तो उसे हार मिलती है, लेकिन जो दूसरा तराइन का युद्ध होता है उसमें उसे जीत मिलती है और अजमेर दिल्ली तक का इलाका जो है इसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर उसके बाद उसके जो जिसको होनहार बोल सकते हैं, होनहार गवर्नर जो थे, उन्होंने जो है भारत में रहकर साम्राज्य विस्तार किया। तो उसी के चलते जो है केडीए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो अब कैसे जो है लाहौर से धीरे धीरे सत्ता विस्तार होना शुरू होता है, किस प्रकार से इल्तुतमिश के पास इलाहाबाद वाले क्षेत्र और आगे बलबन के समय में बंगाल वाले क्षेत्र के ऊपर कब्जा होता है और एक सुदृढ़ता जो है सल्तनत को दी जाती है। उसके बाद आपने खिलजी देखा, और खिलजी के बाद हमने जो देखा, खिलजी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट शासक हमने तुगलक वंश में देखे, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक था, दूसरा उसमें मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज तुगलक। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के दक्षिणतम जो प्रांत है या कहे दक्कन वाला जो हिस्सा है, इस पे सिर्फ कब्जा किया था, यानी कि इसको अधीन किया था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इनडायरेक्टली किया था। वो यहाँ से कर की मांग करता था और जो है लूटपाट करके चला गया। लेकिन उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जब तुगलक वंश की स्थापना होती है, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, तो उस समय क्या देखा जाता है कि वो पूरे भारत पे अपना जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। और उस वजह से जो है भारत में एक बड़े क्षेत्र में हम देखेंगे कि साम्राज्य भी कमज़ोर होता है और दूसरा जो है विद्रोह भी होने लगते हैं, जगह जगह पर विद्रोह भी होने लगते हैं। और इसी क्रम में हमने देखा था कि किस प्रकार से 1336 में विजयनगर और 1347 में जो है बहमनी अलग होता है। तो इसी क्रम में जो है आगे चलकर जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होगी 1351 में, उसके बाद जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इनके हाथ से छूट जाता है सल्तनत के, और जो उत्तरी भारत ही केवल फिरोज तुगलक के हाथ में रहता है। और फिरोज तुगलक के बाद तैमूरलंग का आक्रमण होता है और ज़्यादा जो है सल्तनत कमज़ोर होना स्टार्ट होती है। जब फिर उसके बाद उसके पुत्र का शासन आता है, तो जब उसके पुत्र की मृत्यु होती है 1414 के आसपास, तो उसके बाद जो है सैयद वंश की स्थापना होती है। तो सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको पृष्ठभूमि क्लियर होगी। अब सैयद वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक जो है सल्तनत की यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। सैयद वंश के शासक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठना शुरू होते हैं। सैयद वंश की बात की जाए तो 37 वर्षों का इनका शासन रहा। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जिसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। तो ये भी याद रखिएगा। अब एक नज़र जो है इनके महत्वपूर्ण शासकों पे देख लेते हैं। हालांकि इतिहास में इतना कोई खासा योगदान नहीं है इनका, लेकिन फिर भी जो है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार क्रम ही पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक नज़र उस पर दौड़ा लेते हैं, उसके बाद जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो खिज्र खान का शासनकाल देखा जाए तो 1414 से लेकर 1421 तक है और ये संस्थापक है। तो ये याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 के बीच, फिर मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह जो है अंतिम शासक इस वंश का होता है। और उसके बाद ये गद्दी छोड़कर बहलोल लोदी के लिए गद्दी छोड़कर जो है चला जाता है। तो फिर बहलोल वंश की स्थापना होगी, वो देखेंगे हम आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस वंश के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं।
इसके बारे में अगर देखा जाए तो इस वंश के शासकों ने अधिकतर समय जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित शासन किया। तो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से फिरोज तुगलक के समय में डायनेस्टी जो है या सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, संगठित नहीं रही थी, उसने पदों को वंशानुगत कर दिया था। तो अब जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार सल्तनत में हुआ था। धीरे धीरे जो है सल्तनत की जो रियासतें थी, स्थानीय रियासतें थी या क्षेत्रीय राज्य कई सल्तनत के अधीन, वो आज़ाद होना शुरू हो चुके थे। तो अब जो है बड़ा साम्राज्य नहीं रहा था सैयद वंश के पास। तो अगर देखा जाए तो बाद में जैसा मैंने डिस्कस किया कि शासक शाह आलम शाह ने स्वेच्छा से गद्दी छोड़ी और जिसके बाद लोधी वंश की शुरुआत हुई थी। खैर, लोधी वंश से पहले हम जो है सल्तनत के बारे में, सैयद वंश के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शासक रहेगा खिज्र खान। खिज्र खान के बारे में देखा जाए तो खिज्र खान जो है 1414 से लेकर 1414, खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के पतन के बाद सैयद वंश की स्थापना की और इस्लाम के पैगंबर से वंशज होने का दावा किया। तो ये हमें पता है कि किस प्रकार से खलीफा के प्रतिनिधि होने का जो है मांग करते थे और खिल्लत कैसी खलीफा जो है शासकों को या सुल्तानों को दिया करता था, ताकि एक जो उलेमा वर्ग होता था, जो धर्म की एक्सप्लेनेशन देता था या धर्म के कानून को नियंत्रित करता था, उसको जो है अपनी ओर सुल्तान कर सके। तो उसके लिए जो है आवश्यक था कि खलीफा से मंजूरी ली जाए। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया 1398 में, तो भारत पर हमला किया, तब उसने जो है दिल्ली को लूटा और खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। देखिए अभी तक क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जो है आक्रमण किया था, लेकिन अब एक और आक्रांता आता है 1398 में। हम इसे तुगलक वंश में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग जो है दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर वाले क्षेत्र में क्या करता है, जो है लाहौर वाले क्षेत्र में, जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग, आज वर्तमान में पाकिस्तान वाली जगह है, वहाँ पे जो है अपने रियासत का जो है तैमूर लंग अपने कब्जे में इस क्षेत्र को ले लेता है और यहाँ का गवर्नर अपॉइंट करके चला जाता है खिज्र खान को। तो खिज्र खान क्या है, यहाँ पे गवर्नर रहता है, लेकिन जैसे ही तैमूर लंग की मृत्यु होती है, उसके बाद भी ये स्वयं को स्वतंत्र नहीं करता। ये सुल्तान न होकर केवल रैयत आला की उपाधि लेता है, रैयत आला की उपाधि लेता है। और जो तैमूर के बाद उसका पुत्र बैठता है शाहरुख, शाहरुख उसको जो है निरंतर कर भेजता रहता है। तो यह किसी प्रकार से स्वतंत्र शासक नहीं था। ये पूरी तरह से जो है तैमूर लंग के वंशजों के अधीन ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में देखेंगे हम, वो है, वह तैमूर लंग का प्रतिनिधि था। उसने खुद को सुल्तान नहीं बल्कि तैमूर का नायब ही माना था। खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि ली थी, ना कि राजा की। तो यह बात हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्के तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम पर ढाले गए और खुतबा भी उन्हीं के नाम पर पढ़ाया गया। तो ये भी हमने पता है कि स्वतंत्र शासक नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगला पॉइंट देखें तो 1421 में जो है 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है खिज्र खान की, और उसके बाद इसका बेटा मुबारक शाह शासक बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, मुबारक शाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मुबारक खां की बात की जाए तो 1421 से लेकर 1434 के बीच ये शासक रहा। इसका शासनकाल रहा। खिज्र खां का पुत्र था, उत्तराधिकारी रहा, सैयद वंश का दूसरा शासक था, और इसके बारे में अगर देखा जाए तो सैयद वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। तो ये पॉइंट आ सकता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसने खुद को शाह की उपाधि दी थी और स्वतंत्र शासक माना था। अब क्या था कि इसने जब शाह की उपाधि ले ली, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से संप्रभु है। अब ये जो है किसी प्रकार से जो तैमूर के वंशज शासन कर रहे थे, उन्हें न तो ये किसी प्रकार का कर देने वाला था, ना ही ये उनके नाम का खुतबा पढ़ने वाला था। अब मतलब कर अपने नाम के ये सिक्के डालेगा और अपने ही नाम से जो है, जो शुक्रवार के दिन मस्जिद में जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके बीच में एक शब्द जो है बादशाह का नाम लिया जाता है, तो उसमें जो है इसका नाम लिया जाना था, ना कि तैमूर लंग के जो वंशज थे उनका नाम। तो इस प्रकार से इसने शाह की उपाधि ली और स्वयं को जो है स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद अगर इसकी इम्पोर्टेंट बातें और देखी जाए तो इसने विद्रोहों का दमन किया था। मालवा और बंदायूं के जो गवर्नर थे उनको इसने हराया था और इनके विद्रोहों को नियंत्रित किया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, मुबारकाबाद नगर की इसने स्थापना की थी, और इसके बारे में इतना ही है। इसके बारे में अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं तो, और एक मुबारक शाही, मुबारक मुबारक शाही,
नामक किताब भी जो है इससे संबंधित है, लेकिन वो अगले वाले शासक के जो है शासनकाल में लिखी जाती है, तो वहाँ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला शासक जो आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में देखा जाए तो 1434 से लेकर 1445 के बीच जो है ये शासन करता है। मुबारक शाह का भतीजा था। शासनकाल में आंतरिक अस्थिरता और कमजोर प्रशासन रहा, तो इसके समय में जो है चीज़ें बिखरी हुई थी। केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक इसका शासन सीमित रह गया। और उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखा जाए तो याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। और ये जो है मुबारक शाह से लेकर मोहम्मद शाह के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन करती है। तो याद रखिएगा, सरहिंदी ने जो है तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। तो आपको मुबारक शाह नाम के शासक से जो है कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक, शाह की उपाधि ली थी। दूसरा, मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाई थी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये मुबारक शाही जो है इसी के शासनकाल में या इसके बाद के जो शासन करता हुआ मोहम्मद शाह उसके समय में लिखी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक रहेगा वो अंतिम शासक रहेगा इस वंश का, जिसका नाम है आलम शाह। 1445 से लेकर 1451 तक शासनकाल रहेगा। मोहम्मद शाह का पुत्र था, एक कमज़ोर शासक था और इसे शासन में कोई रुचि नहीं थी। 1451 में इसने बदायूं चला गया और दिल्ली की जो है गद्दी लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी को सौंपकर ये खुद जो है बदायूं चला जाता है। और इसी के साथ जो है सैयद वंश का अंत हो जाता है और लोधी वंश की शुरुआत होती है। तो चलिए लोधी वंश के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेकर 1426 माफ़ कीजिएगा 1526 तक जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में शासन करती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, यह दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश था और पहला अफगान वंश था। अगला पॉइंट देखें तो लोधी वंश ने लगभग 75 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ भी करना चाहूँगा कि खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश का सबसे छोटा शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कौन से वंश का शासन जो है शासनकाल सबसे छोटा रहा था। तो आप याद रखिएगा कि वो खिलजी वंश है, ना कि सैयद वंश। सैयद वंश का तो 37 ईयर का था। इसके बाद देखा जाए तो लोधी मूलतः अफ़गान थे, इसलिए इसे अफ़गान वंश भी कहा जाता है। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण शासक जो हुए, तीन ही शासक जो है इस दौरान होते हैं, या इस वंश से तीन ही शासक जो है गद्दी पर बैठ पाते हैं। जिसमें पहला था बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 के बीच में। दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और तीसरा इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 के बीच में। तो चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और जो है हम सल्तनत काल को समाप्त करेंगे। बहलोल लोधी की बात की जाए तो ये शासनकाल रहेगा। लोधी वंश का संस्थापक था, पंजाब और दिल्ली पर अधिकार किया था, मूलतः एक अफगान सरदार था। शम्स खान लोधी का पुत्र था। तो इसके पिता का क्या नाम था, याद रखिएगा, शम्स खान लोधी इसके पिता का नाम था। अलाउद्दीन आलम शाह से गद्दी प्राप्त की थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सरहिंदी का सूबेदार था। जब ये सैयद वंश के अधीन या सैयद वंश के उमरा वर्ग के रूप में काम कर रहा था, तो ये जो है सरहिंद में एज अ सूबेदार अपॉइंट था। आगे देखें तो दिल्ली सल्तनत को फिर से संगठित किया। और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने देखा कि सैयद वंश के पास उतनी जो है भौगोलिक क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ वो शासन कर सके, लेकिन इस दौरान जो है पंजाब और आसपास के क्षेत्रों को ये अपने कब्जे में लेता है और फिर से जो है अपनी रियासत को या कहें अपनी सल्तनत को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है। अपनी जो प्रतिष्ठा थी, अपनी शक्ति थी, उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके बाद देखा जाए तो शर्की वंश को पराजित किया था। शर्की वंश का शासन जौनपुर पर था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो इसके बारे में, एक तो इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली थी, एक पॉइंट तो ये हो सकता है। दूसरा मकसदे अली, ये जो है अपने जो इसके मंत्री होते थे उन्हें मकसदे अली के नाम से पुकारता था और माना जाता है कि
अगर वो खड़े रहते थे दरबार में तो ये भी खड़ा रहता था उनके साथ। तो वैसे तो मतलब एक सुल्तान होने के नाते अगर नैतिक आधार पर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन एक सुल्तान होने के नाते इतना लिबरल होना दिखाता है कि इसकी जो है अपने उम्रा वर्ग पे किसी प्रकार की पकड़ नहीं थी। तो ये जो है उन्हें तुष्टिकरण यानी कि उन्हें संतुष्ट करने के नाते या उन्हें खुश रखने के नाते ये सारे हथकंडे अपनाया करता था, तो एक कमज़ोर शासक की निशानी रहती है ये। इसके अलावा देखा जाए तो इसने जो है सिक्के भी जारी किए थे, बहलोल नाम से सिक्के भी जारी किए थे। तो ये कुछ 3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा इसके बारे में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अच्छा इसके बारे में कुछ और पॉइंट है, जैसे धार्मिक दृष्टि से उदार था और 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो शासक रहेगा सिकंदर लोदी, 1489 से लेकर 1517 के बीच में। निजाम खान जो है इसका पूरा इसका जो है बचपन का नाम था या शासक बनने से पूर्व का नाम था। अगर निजाम खान के बारे में कुछ पॉइंट देखे जाए तो जो है इसके बारे में पहला पॉइंट रहेगा कि बहलोल लोदी का ये पुत्र था। दूसरा, उसने बिहार पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की और उसी ने जो है आगरा को बसाया कब 1504 ईस्वी में। तो अभी तक आप देख रहे थे कि दिल्ली का किस प्रकार से शासन जो है दिल्ली सल्तनत का दिल्ली से शासन जो है एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब जो है आगरा के आसपास से शासन जो है अब चलाया जाने लगेगा। और आगे आप देखेंगे कि मुगल काल में आगरा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरी थी। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये कट्टर मुसलमान था तथा नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर, मथुरा के मंदिरों को तुड़वाने का इसने आदेश दिया था। और बात करें तो कांगड़ा का जो ज्वालामुखी का मंदिर था, वहाँ से ये जो मूर्ति लेकर गया था, माना जाता है कि इसने उस मूर्ति को तुड़वाया और उसके टुकड़े जो है मांस की मंडी में मांस तोलने के लिए यूज किए गए थे। तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कट्टर था मुस्लिम धर्म के लिए। तो ये कुछ कार्य थे इसके जो एक सुल्तान होने के नाते उचित तो नहीं थे, क्योंकि प्रजा जो है दोनों प्रकार की थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रजा थी। खैर ये विवाद का मुद्दा है, इसे छोड़ ही दे तो काफ़ी अच्छा होगा। आगे देखें तो अपने शासनकाल में न्यायप्रिय था और कुशल शासक माना गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर सख्ती से नियंत्रण रखा। उसने कृषि के विकास में रुचि ली और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में आता है वो ये है कि इसने जो है अपने खेतों को मापने के लिए 32 अंकों की इकाई गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। तो भूमि के मापन के लिए जो है इसने गजे सिकंदरी नाम का एक फीता बनवाया था। कवि और विद्वानों को इसने संरक्षण दिया था। खुद जो है एक बहुत बड़ा कवि था, जिसे जो है ये फारसी में गुलरुख नहीं गुलरुखी के नाम से जो है नाम से कविताएं लिखा करता था। तो ये जो है एज अ राइटर गुलरुखी का नाम लिखा करता था अपनी कविताओं के नीचे। तो नेक्स्ट अगर इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहें तो वो रहेगा कि इसने मुसलमानों को तजिया निकालने से प्रतिबंधित किया था। दूसरा, इसने जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको पीरों की मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसके अलावा देखा जाए तो गले की बीमारी से जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दिल्ली में जो है इसका वजीर जो था उसके द्वारा मोठ मस्जिद बनवाई गई थी। तो ये कुछ आप पॉइंट्स इसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी कुछ खास जो है इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला रहेगा इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 के बीच में। और इब्राहिम लोदी के बारे में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे जाए, सिकंदर लोदी का पुत्र था, स्वभाव से क्रूर अहंकारी था। अफगान सरदारों से टकराव हुआ। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान की पूर्ण शक्ति को लागू करने का प्रयास किया, जिससे अमीर जो है उसके विरुद्ध हो गए। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखा जाए तो अंत में पंजाब के गवर्नर दाऊद खान लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाया। बाबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि बाबर ने जो है आक्रमण का प्रस्ताव स्वीकार किया और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में पहली पानीपत की लड़ाई बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मार डाला। तो याद रखिएगा कि लोदी वंश का इसके साथ अंत होता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो यहाँ तक जो है लोदी वंश का इतिहास। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि दाऊद खान लोदी नहीं, ये मिस प्रिंट हो गया। दाऊद खान लोदी नहीं, दौलत खान लोदी होगा। दौलत खान लोदी
और अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करना चाहें तो इसका चाचा जो था इब्राहिम लोदी का, आलम खां। तो चलिए अभी तक हमने जो है एक प्रकार से आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सिलेबस जो है कंप्लीट किया। हमने सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश का जो है साम्राज्य विस्तार क्या रहा, उनकी जो है राजाओं का इतिहास क्या रहा, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। लेकिन इम्पॉर्टेंट कि किस प्रकार से जो शासन था या जो सल्तनत थी, जो उनका भौगोलिक क्षेत्र जिस पे उन्होंने साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा किया, उसके पीछे जो है प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था, उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, तो वो सारी चीज़ें हम जो है अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो सल्तनत काल का प्रशासन है हमारा अगला टॉपिक। तो यहाँ पे अगर देखें, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे या दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे। तो देखिए पीडीएफ की मदद ज़्यादा नहीं लूँगा, इसमें मैं जो है अपने नोट से कुछ आपको ऐड करवाना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रशासन जो है किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले आज वर्तमान में क्या है, राज्य होता है। राज्य से नीचे अगर देखा जाए तो जिला होता है। जिले से नीचे देखा जाए तहसील होता है। तहसील से नीचे देखा जाए तो ग्राम हम डायरेक्टली जो है ले सकते हैं, या जिला परिषद की इकाई भी आजकल एक होती है, लेकिन वो राजनीतिक इकाइयों में आ जाती है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो उस प्रकार भी जो है इसी प्रकार का प्रशासन था। तो राज्य को उस समय प्रांत या इक्ता बोला जाता था। नेक्स्ट देखें तो जिले को उस टाइम शिको कहा जाता था, शिको। तहसील को देखा जाए तो परगना कहा जाता था। और ग्राम तो ग्राम ही रहेगा। और याद रखिएगा ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, छोटी इकाई ग्राम थी। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो आज राज्य में आप देखेंगे कि सीएम बैठे होते हैं, जिला में डीसी बैठे होते हैं, तहसील में तहसीलदार होगा, और ग्राम में जो है आप देखते हैं कि मेंबर, प्रधान और किस प्रकार से जो है ग्राम सभा के सदस्य जो है शासन संचालित करते हैं। तो उसी प्रकार का जो है सल्तनत काल का भी प्रशासन रहेगा। सीएम की जगह उस समय जो है जो गवर्नर हुआ करता था उसे नायब या बली या मुक्ति कहा जाता था। आगे देखा जाए तो जो आज डीसी होते हैं, डीसी के पास दोनों सैन्य और जो है राजस्व दोनों पावर जो है आज डीसी के पास होती है। लेकिन उस प्रकार जो है ऐसा नहीं था। जो सिक्तादार था, जो सिक्कों पे शासन करता था, वो सिकदार था या सिकदार था। तो इसके पास जो है सिर्फ सैन्य अधिकार थे। नेक्स्ट देखा जाए तो तहसील की बात की जाए तो इस समय जो है दो मुख्य अधिकारी थे। एक जो मुख्य अधिकारी जो था उसे आमिल कहते थे, और जो दूसरा था जो लगान वगैरह राजस्व की चीज़ें देखता था उसे जो है मुशरिफ कहा जाता था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ग्राम में जो है खुद, मुकद्दम, चौधरी, ये लोग हुआ करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक पटवारी भी हुआ करता था। तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट रहेगी। राज्य की जो प्रशासन इकाई थी, किस प्रकार से राज्य का बंटवारा किया गया था। अगर आप अभी यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि ग्राम के ऊपर जो 100 गांव थे, 100 गांव की एक और इकाई बनाई गई थी। 100 गांव की एक और इकाई बनाई गई थी जहाँ पे अमीर ए सदा नाम का एक अधिकारी जो है अपॉइंट होता था। तो यहाँ पे जो है आपको अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस प्रकार से चीज़ें होती थी। तो देखिए हमने जो है प्रशासन में देखा था कि किस प्रकार से ये सुल्तान के पास की जो रियासत होती थी वो था, और किस प्रकार ये खालसा भूमि रहती थी जो केंद्र के नियंत्रण में रहती थी, और बाकी जो है इक्ता होती थी। तो मान के चलिए कि ये सभी जो है इक्ता है। अब इक्ताओं में क्या है, हमने जिस प्रकार से देखा राज्य में ये पूरा क्षेत्र आने वाला है। राज्य के भीतर जो जिला होगा जिसे शिको कहा जाता था, शिको
सिक्कों के भीतर जो है, सिक्कों इस क्षेत्र के भीतर भी हम बंटवारा करेंगे और सिक्कों में भी कई सारे जो है परगने होंगे। और अगर परगनों में देखा जाए तो एक शहर होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती थी। तो ये जो है एकता नहीं, सॉरी, खालसा भूमि का जो है ये वितरण रहता था इस प्रकार से कि खालसा भूमि में पहले जो है वो राज्य के नियंत्रण में, फिर सिक्कों और उस प्रकार से, और एकताओं पे तो जो है एकता द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, वो उस प्रकार से रहेगी। अगर एकता प्रथा की बात की जाए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, एकता प्रथा की बात की जाए तो एकता प्रथा शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसे समाप्त कर दिया था। और उसके बाद एफएसटी जो है पुनः इसको स्टार्ट करता है, न केवल स्टार्ट करता है बल्कि वंशानुगत अधिकार भी प्रदान कर देता है। तो ये रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रशासन में ध्यान रखिएगा कि प्रशासन जो है सिर्फ बांट देना ही नहीं होता, प्रशासन में सिर्फ इकाइयाँ ही नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे न्याय प्रशासन, वहाँ पे जनता भी तो रहती है, उसको न्याय प्रदान करने का जो दायित्व होगा वो भी तो शासक का ही होगा। वहाँ पे जो आर्थिक नीतियाँ रहेंगी या आर्थिक प्रशासन होगा वो भी तो देखने लायक होगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर न्याय में बात की जाए तो कानून, मुस्लिम कानून के आधार पर न्याय चलता था, जिसमें कुरान, हदीस आदि के आधार पर जो है आदि में जो प्रावधान है उनके अकॉर्डिंग जो है न्याय किया जाता था। और सुल्तान खुद 2 दिन सप्ताह में कोर्ट में बैठा करता था, यानी कि शासन करने दरबार में आया करता था। अगर आर्थिक नीतियों की बात की जाए तो आर्थिक नीतियों में जो है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रहेगी। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो रहेगी वो रहेगी मुक्ताई। मुक्ताई करके जो भूमि थी, ये क्या होता था? लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली थी। तो लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। नेक्स्ट देखा जाए इसके बारे में, मसाहत। जो भूमि सर्वेक्षण कर जो है, लगान, भूमि सर्वेक्षण कर क्षेत्रफल के आधार पर जो लगान लगाया जाता था वो जो है मसाहत कहलाता था। और ये शुरू किसने किया था? एडीके ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद खालसा भूमि। खालसा भूमि देखी जाए तो ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, और इसको जो है केंद्र के अधीन भूमि होती थी, और एडीके ने जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसमें विस्तार किया था। उसके बाद देखा जाए मुद्रा। तो मुद्रा में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो इल्तुतमिश था उसने टंका और जीतल चलाए थे। टंका जो है चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का। और अगर देखा जाए दूसरा तो एमबीटी के टाइम पे इसके अलावा जो है एक और शासक होते हैं, अभी नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो है अद्दा और बिक एक मिश्रित प्रणाली जो है मिश्रित धातुओं से अद्दा और बिक भी तुगलक वंश के किसी शासक के द्वारा चलाया गया था। अद्दा और बिक करके एफएसटी के द्वारा चलाया गया था। तो ये चीज़ें जो थी ये मुद्रा प्रणाली में थी। इसके अलावा जो है राजस्व में हम बात करें तो राजस्व व्यवस्था क्या थी इनकी? राजस्व व्यवस्था में अगर कुछ देखा जाए तो राजस्व व्यवस्था में जो है 4-5 मुख्य कर थे। एक उश्र नाम से कर हुआ करता था, जो है मुस्लिम भूमि कर था, मुस्लिमों के ऊपर लगने वाला भूमि कर था। और हिंदुओं पे भूमि कर की बात की जाए तो वो हिंदू या गैर मुस्लिम हो गए, उन पे खराज जो है भूमि कर लगता था। इसके अलावा धार्मिक कर की बात की जाए, धार्मिक कर में देखा जाए तो जक़ात नाम का एक कर होता था जो मुस्लिमों पे लगता था, और जजिया नाम का कर जो है वो हिंदू पे या गैर मुसलमानों पे लगा करता था। ये धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। इसके अलावा देखा जाए तो खम्स युद्ध की लूट में हमने देखा था कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने 1/5 और 4/5 सुल्तान के लिए और 1/5 सैनिकों के लिए। और जब एफएसटी आता है तो एफएसटी जो है 4/5 सैनिकों के लिए और 1/5 राज्य के पास रखता है। तो इस प्रकार से जो है राजस्व की बातचीत रहेगी। इसके बाद जो है सेना का, अगर हम सेना का विभाजन देखें या सेना की प्रमुख बातें देखें तो वो रहेगी कि सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? खास खेल कहा जाता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 बार जो है, काफ़ी बार हिमाचल के 3 से 4 बार जो है ये क्वेश्चन हिमाचल के एग्जाम्स में आ चुका है।
इसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो सैनिक व्यवस्था थी या सैन्य व्यवस्था जो थी वो मंगोलों की जो दशमलव प्रणाली थी उस पर आधारित थी। और वो क्या थी दशमलव प्रणाली? तो सबसे पहले क्या होता था, 10 अश्वारोही होते थे। 10 अश्वारोहियों पे जो है एक क्या किया जाता था, एक सरे खेल अपॉइंट किया जाता था। एक सरे खेल अपॉइंट होता था। अब सरे खेल, फिर 10 सरे खेल पे क्या होता था, एक सिपे सलार अपॉइंट किया जाता था। सिपे सलार अपॉइंट किया जाता था। और 10 सिपे सलार पे जो है एक अमीर अपॉइंट किया जाता था। और 10 अमीरों पे जो है एक मलिक अपॉइंट किया जाता था। और 10 मलिकों पे जो है एक खान अपॉइंट किया जाता था। तो जिस प्रकार आज अगर आप देखें तो आज की वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो जैसे 10 कांस्टेबल हो गए, 10 कांस्टेबल के ऊपर आपको मिलेगा कि एक जो है, मान के चलिए एक हेड कांस्टेबल होगा। हेड कांस्टेबल, 10 हेड कांस्टेबल के ऊपर मान के चलिए कि एएसआई होगा। फिर उसके ऊपर एएसआई के बाद एसआई होगा। एसआई के बाद इंस्पेक्टर होगा। और इंस्पेक्टर के बाद जो भी ऊपर के पद आएंगे उस प्रकार से। तो ये भी उसी प्रकार की जो है उसी दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। तो ये मंगोलों से ली गई दशमलव प्रणाली थी। तो चलिए थोड़ा पीडीएफ को देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें एक्स्ट्रा कवर करने को मिलेगी पीडीएफ से, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हम देख चुके हैं इक्ता, उसके बाद शिक, परगना, ग्राम। और इनमें से इक्ता सबसे बड़ी इकाई थी, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो इक्ता थी वो सबसे बड़ी और ग्राम सबसे छोटी इकाई था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन मुख्य रूप से शरीयत या इस्लामी कानून, जो हमने देखा कुरान और हदीस की बातचीत हुई, वो वही था, शरीयत या इस्लामी कानूनों पर। सुल्तान जो राजनीतिक, कानूनी और सैन्य मामलों में सर्वोच्च शासक था, इन कानूनों के अनुसार शासन किया करता था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला रहेगा केंद्र। केंद्र में शासन क्या था? अच्छा, जो है एक और शासन व्यवस्था समझ लीजिएगा इनकी। शासन व्यवस्था में क्या होता था, जिस प्रकार से हमने देखा था कि सुल्तान जो है शासन का प्रमुख हुआ करता था, लेकिन अकेले जो है ये शासन नहीं चलाया करता था। हमें पता है कि सल्तनत काल में 3 मुख्य पिलर थे सल्तनत के जो है सल्तनत संचालन के, उमरा वर्ग, उलेमा वर्ग, और जो रहेगा तीसरा वो रहेगा सुल्तान। तो अब क्या किया जाता था कि सुल्तान अकेले प्रशासन नहीं चलाता था, इस उमरा और उलेमा वर्ग से भी कुछ डिपार्टमेंट जो है मंत्री परिषद बनाया जाता था। कुछ लोगों को चूज करके मंत्री परिषद बनाया जाता था। तो मंत्री परिषद के साथ सुल्तान जो है मिलकर प्रशासन चलाया करता था। तो मंत्री परिषद में क्या होता था, प्रमुख पद हम देख लेंगे। अगर मंत्री परिषद में बात की जाए तो सुल्तान जो है हेड हो गया। और मंत्री परिषद जिसे कहा जाता था मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत नाम का मंत्री परिषद होता था। तो इसकी हेल्प से चलाया करता था। और जो है अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। ये कुछ ऐसे शासक थे जो जवाबित की ओर, यानी कि शरीयत से हटकर, इस्लामी कानून से हटकर भारत में धर्मनिरपेक्ष नीतियां अपनाना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सिर्फ मुस्लिम जनता ही नहीं रहती थी, बल्कि भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो हिंदू भी थी और अन्य धर्मों से, अन्य संप्रदायों से संबंधित जनता भी रहती थी। तो इन्होंने जो है जवाबित पर शासन करना शुरू किया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहलोल लोदी, जो हमने अभी बात की कि भाई तो कभी बैठते ही नहीं थे, अगर उनके कोई मंत्री परिषद का व्यक्ति खड़ा है तो ये भी खड़े रहते थे। तो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और अमीर वर्ग का काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय तक शासन में जो है बहलोल के टाइम तक, लोधी वंश के टाइम तक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया था अमीरों का। तो कुछ प्रमुख पद अगर देखे जाए तो एक रहता था वजीर, जिसके पास राजस्व विभाग रहता था। दूसरा रहता था वकील दर करके, इसके पास जो है व्यक्तिगत, ये असिस्टेंट हुआ करता था। किसका? सुल्तान का असिस्टेंट हुआ करता था। और अगर देखा जाए तो सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाएं थी उनकी देखभाल करता था। इसके बाद जो है मशरिफ़े मुमालिक, मशरिफ़े ए मुमालिक, उसके बाद आरिजे मुबालिक, हरिजे मुमालिक, उसके बाद जो है बरीदे मुबालिक,
ये जो है मशरिफ ए ममालिक जो हुआ करता था, ये प्रांतों से आय व्यय का लेखा जोखा रखा करता था। प्रांतों से जो भी आय व्यय होती थी उसका लेखा जोखा रखता था। आरिजे ममालिक जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। और अगर बात की जाए ब्रीद, तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। तो ये कुछ पद हैं आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा अगर धार्मिक पदों में बात की जाए कि धर्म विभाग किसके पास था, तो धर्म विभागों में जो है सद्र उस सदूर सदूर जो है ये सद्र उस सदूर जो है धर्म विभाग का प्रमुख था। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ विभाग मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। कुछ विभाग जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किया था दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज। उसके अलावा हमने जो है डिस्कस किया था दीवाने कोही, दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, इत्सहाक, और इसके अलावा हमने देखा था लोक निर्माण विभाग, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। तो ये कुछ विभाग थे। मुस्तखराज की बात की जाए तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पे खोला गया था। कोही की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दीवाने अर्ज की बात की जाए तो बलबन। और ये जो है सैन्य, ये कृषि विभाग था, ये सैन्य विभाग था। बंदगान की बात की जाए तो दासों के लिए था, एफएसटी के समय में फिरोज शाह तुगलक के। इत्सिहाक की बात की जाए तो पत्राचार व्यवहार के लिए था ये, तो ये भी एफएसटी के लिए। लोक निर्माण विभाग की बात की जाए तो एफएसटी। बंदगान जो गुलामों के लिए था, और खैरात जो है मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, या जो मुस्लिम लड़कियां थी अनाथ उनके विवाह के लिए जो है सहायता करता था। तो ये भी एफएसटी के द्वारा खोला गया था। तो कुछ इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। एक बार आप जो है वीडियो रोककर पीडीएफ को स्वयं से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जो है चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये कुछ पॉइंट जो है इसमें रहेंगे, ये आप लोग जो है खुद पढ़ के कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो